14 मई 1657 पुरंदर किला, पुणे। महारानी साहिबाई और बच्चा दोनों कैसे हैं? राजे, दोनों सुरक्षित हैं। वो तो होगा ही। ये मराठा का सिंह जो है, ये इस साम्राज्य का गौरव बनेगा। इसका नाम संभाजी होगा। केवल 2 वर्ष की उम्र में संभाजी की मां की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं इनका लालन पालन कर रही हूँ और अब समय आ गया है। अब से संभाजी को युद्ध कला के साथ साथ धर्म और न्याय भी सीखना होगा। आज से हम दोनों संभाजी की शिक्षा की देखभाल करेंगे। धर्मम च राष्ट्रम च समानम ध्येयम, अर्थात धर्म और राष्ट्र की सेवा समान उद्देश्य होने चाहिए। राजकुमार, तुम्हारी लगन देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने पिता शिवाजी महाराज से भी बड़ा इतिहास रचोगे। संभाजी बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे। हर काम वो पूरी निष्ठा और मेहनत से करते थे। बहुत कम समय में ही उन्हें संस्कृत, मराठी और फारसी भाषा का पूरा ज्ञान हो गया था। आठ साल के हमारे संभाजी को घुड़सवारी सीखने का मन हुआ। पहली बार सीखते समय ही वह पूरी गति से घोड़े को दौड़ाने लगते हैं और तभी अचानक गिर जाते हैं। अगर गिरकर हार मान ले तो यह मराठा का अपमान होगा। गिरने के बाद भी वे वीर की तरह उठते हैं और वापस सवारी शुरू करते हैं। बोलो पार्वती पता, हर हर महादेव। यह है सोयराबाई भोसले, जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी और संभाजी की सौतेली मां है। वो किले से संभाजी की घुड़सवारी देख रही है। काश मुझे भी एक बच्चा होता जिसे मैं शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाती। संभाजी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। उनकी तेज और सटीक चालें, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास हूबहू शिवाजी की तरह है। इधर संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई बेचैन होकर अपने ही मन में कुछ सोच रही हैं। सबका ध्यान बस संभाजी की तरफ ही है। मैं समझ गई, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस राज्य में मुझे कोई अहमियत और मान सम्मान नहीं देगा। मुझसे ज्यादा सम्मान तो संभाजी का होता है। सोयराबाई संभाजी की सौतेली मां होने की वजह से हमेशा से ही उनसे नफरत करती थी। उन्हें ऐसा लगता है कि संभाजी की वजह से कभी उनका होने वाला पुत्र इस मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। संभाजी की किस्मत में उनके बचपन से उनके खिलाफ काफी लोग उनके ही अपने महल में मौजूद थे, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस उन्हें हर चुनौती से इन सब से पार ले जा रही थी। रात का समय। संभाजी अपने पिता शिवाजी महाराज के पास जाते हैं। बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी अपने ही लोग इस खंजर की तरह होते हैं। रहेंगे तो तुम्हारे साथ, पर कब उनसे हमें जख्म मिल जाएगा पता नहीं चलने देंगे। पिताजी, जब तक आपकी तलवार और आपके विचार मेरे साथ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी मातृभूमि शांति में कितनी खूबसूरत लगती है, पर कुछ बाहरी लोग इसकी शांति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस भूमि के रखवाले उन घुसपैठियों को बताएंगे
ये भूमि खाली नहीं शेरों से भरी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी। अब 1660 के दशक में मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। शिवाजी ने कई मुगल किलों पर कब्जा कर लिया था और दक्षिण भारत में मुगलों के प्रभाव को कमजोर करते जा रहे थे। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के सबसे अमीर व्यापारिक शहर सूरत पर आक्रमण किया और भारी धनराशि लूट ली। इसके बाद उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया और मुगल प्रशासन को कमजोर कर दिया। शिवाजी को रोकना होगा, नहीं तो यह मराठा आग पूरे हिंदुस्तान को जला देगी। अब तक मुगल शहंशाह औरंगजेब को एहसास हो गया था कि अगर शिवाजी को रोका नहीं गया तो मराठा साम्राज्य की ताकत और बढ़ जाएगी और मुगलों का भारत से नामो निशान जल्द ही मिट जाएगा। औरंग ने कुछ युद्ध लड़े। मुगलों और मराठों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। मराठा मुगलों से काबू नहीं हो रहे थे। ये देखते हुए मुगल शहंशाह औरंगजेब एक चाल खेलता है। सन 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कर लेता है। इस संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े और बदले में उन्हें राजा का दर्जा दिया गया। औरंगजेब ने संधि को मजबूरी में स्वीकार किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। इसीलिए अब औरंगजेब इस खेल को खत्म करने चाहता है। शिवाजी को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। अगर हम उन्हें चालाकी से मुगलों की सेवा में झुका दिया जाए तो मराठा ताकत धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। अब एक जाल बिछाया जाए। शिवाजी को मुगल शहंशाह का एक सुलह का निमंत्रण भेजा जाए। बेशक, जहां तलवार नहीं वहां राजनीति काम करती है। सन 1666 में औरंगजेब शिवाजी को आगरा बुलाने का निमंत्रण भेजता है। इस निमंत्रण में लिखा था कि उन्हें मुगलों की सेवा में एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा और शिवाजी को दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया जाएगा। जिसके बाद अगले दिन शिवाजी अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ घोड़े से आगरा की ओर चल देते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को दरबार में बुलाया और जानबूझकर उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया, जो उनके कद के हिसाब से बहुत छोटा स्थान था। आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो। मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। कैसे मुगल बादशाह हो आप? इस तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह एक बड़ा अपमान था, क्योंकि हिंदू राजा आमतौर पर दरबार में ऊंचे दर्जे पर बैठते थे। शिवाजी को एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक चाल थी और औरंगजेब उन्हें गिरफ्तार करने का मौका ढूंढ रहा था। क्योंकि जैसे ही शिवाजी ने इस अपमान का विरोध किया, औरंगजेब ने बादशाह से ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में तुरंत उन्हें कैद करने का आदेश दे दिया। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के किले में बंद कर दिया गया, जहां उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। शिवाजी, मराठा शक्ति को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। या तो इस्लाम कबूल करो या मराठा साम्राज्य को हमारे कदमों में सौंप दो। औरंग, ये तब संभव है जब सूरज अपना तेज छोड़ दे, जब समुद्र अपनी लहरों को रोक दे, तब शायद मैं मराठा स्वराज्य छोड़ दूं। शिवाजी,
एक अक्लमंद इंसान जिंदा रहने का रास्ता ढूंढता है, पर लगता है तुमने मरने का रास्ता चुना है। मौत से, उससे तो तू डरता होगा औरंग, तभी तो तूने षड्यंत्र से मुझे बंदी बनाया। नहीं तो एक बार रणभूमि में आजमा का देख। खैर जाने दो, अब तुम चाहते ही हो मराठाओं को मैं अपने हाथों से खत्म करूं, तो उनका मैं ऐसा हाल करूंगा उनकी चीखें यहां तक सुनाई देगी, पर अफसोस तुम कुछ नहीं कर पाओगे। औरंगजेब चाहता था कि या तो शिवाजी इस्लाम कबूल करें या मराठा शक्ति को खुद ही उसको सौंप दें, लेकिन शिवाजी औरंगजेब की दोनों शर्तों के खिलाफ टिके रहे। शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ मिलकर आगरा के कारागार से भागने की योजना बनाते हैं। शिवाजी औरंगजेब की नीति समझ गए थे, तो उन्होंने शांत रहना शुरू कर दिया था। वे उनकी निगरानी करने वाले सैनिकों से हंसी मजाक करने लगे। वो औरंगजेब को महसूस कराते रहे कि वह अब हार मान चुके हैं, अब वो कैद से नहीं निकल पाएंगे। कुछ महीने बीतने के बाद शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया, तो उन्होंने औरंगजेब से अपनी तबीयत ठीक कराने के लिए जरूरतमंद की मदद करके उनसे दुआ लेने का जिक्र किया। इस योजना में वो गरीबों को फल और मिठाइयां दान करने लगे। काफी समय तक तो इन टोकरियों की जांच पहरेदार करते रहे, लेकिन यह रोजाना होने की वजह से जांच होना बंद हो गया। तभी एक दिन शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ मौका देखकर टोकरियों में बैठकर फलों के सहारे किले से बाहर निकल जाते हैं, कैद से आजाद हो जाते हैं। इस तरह दोनों आगरा से निकलने में कामयाब रहे। अब किले से निकलते ही शिवाजी खुद का और अपने बेटे संभाजी के वेश बदल देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे दोनों उत्तर भारत की गलियों से होते हुए राजस्थान के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचे। यह सफर 1200 किलोमीटर लंबा था और हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार कई महीने बाद वे रायगढ़ लौटे। आगरा से आने के बाद शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा के लिए राजा जय सिंह के पास भेजा। तेरह साल की उम्र तक संभाजी युद्ध कला के हर क्षेत्र में परिपक्व हो चुके थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध में दुश्मन को हराने की कला संभाजी के लिए अब आम बात थी। यह उनकी दादी जीजाबाई की बचपन की शिक्षा और साहस ही था जिसने इतनी सी उम्र में ही संभाजी को मराठा साम्राज्य का एक वीर योद्धा बनाया। संभाजी ने युद्ध और राजनीति में महारत हासिल करना जारी रखा। इस दौरान वे अपने पिता शिवाजी के मार्गदर्शन में मराठा साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए काम करते रहे। समय के साथ उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्धों की शुरुआत भी कर ही दी थी। इसी दौरान 1670 में संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई को पुत्र प्राप्ति होती है, जिसका नाम शिवाजी राजा राम रखते हैं। राजा राम नाम रखने के पीछे शिवाजी महाराज और उनके परिवार की धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मक सोच थी। मराठा परिवार भगवान राम के अनन्य भक्त थे। शिवाजी को भगवान राम के गुण, धैर्य, न्यायप्रियता और साहस में गहरी आस्था थी, इसलिए वो अपने छोटे बेटे का नाम राजा राम रखते हैं। संभाजी, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। अब तुम्हें अकेले दुश्मनों का सामना करना है। 1672 में शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को मुगलों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई के लिए भेजा। गुजरात के इस युद्ध में संभाजी ने अपनी वीरता दिखाई और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध के बाद शिवाजी को यकीन हो गया कि संभाजी एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है
कि हम अपने साम्राज्य को और मजबूत करें। संभाजी अब लगभग 17 वर्ष के हो चुके हैं। इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने संभाजी का विवाह करने का फैसला लिया है। उनका विवाह पिलाजीराव शिर्के की बेटी येसुबाई से तय हुआ है। यह गठबंधन हमें शक्ति देगा और आने वाले संकटों से सुरक्षित रखेगा। संभाजी की शादी के कुछ दिनों बाद शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया। उन्होंने दक्षिण भारत में कई किले फतेह किए और मराठा साम्राज्य को और शक्तिशाली बना दिया। शिवाजी के छत्रपति बनने के 12 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे मराठा साम्राज्य को गहरा धक्का लगा। शिवा, याद रखना, स्वराज्य केवल एक राज्य नहीं है, ये हमारे लोगों से किया गया वचन है। इसकी रक्षा करना हर कीमत पर। आई, आपने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया है। आपके जाने के बाद मुझे राह कौन दिखाएगा? दुश्मनों से कैसे लड़ पाऊंगा? तू अकेला नहीं है शिवा, अब संभा भी तेरा साथ देगा। समझना, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। संभा, तुझे मैंने बचपन से वीर बनते देखा है। याद रखना, स्वराज्य को बचाने के लिए हर बलिदान देना पड़े तो पीछे मत हटना। तू मराठा साम्राज्य की एक मजबूत ढाल और तलवार है। आई, मैं वचन देता हूँ, आपके स्वराज्य की रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर करूंगा। कोई दुश्मन इसे छू भी नहीं पाएगा। जीजाबाई की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। शिवाजी और संभाजी के चेहरे पर गहरा दुख छा जाता है। उस रात रायगढ़ ने अपनी जननी को खो दिया, लेकिन जीजाबाई का आशीर्वाद शिवाजी और संभाजी के साथ साथ उस परिवार के हर कदम में उनके साथ रहा। एक राजकुमार के रूप में संभाजी महाराज ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। 1675 से 1676 के दौरान उन्होंने सफल अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में उन्होंने बहुत कम सेना के साथ पोंडा किले पर अपनी रणनीतिक बुद्धि से चढ़ाई कर मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी महाराज अपने वरिष्ठ सेना नायकों के साथ गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। तभी अचानक संभाजी वहां आते हैं और कहते हैं, महाराज, मैंने पोंडा में अपनी योग्यता साबित कर दी है। इस अभियान में मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। नहीं संभा, इस बार तुम रायगढ़ में ही रहोगे। मेरे अनुपस्थिति में आप यहां सबको संभालेंगे। क्या मैं आपके साथ युद्ध में खड़े होने योग्य नहीं हूं? बात वो नहीं है। एक साम्राज्य को योद्धाओं की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ही एक शासक को धैर्य करने की भी होती है। तुम्हें धैर्य सीखना होगा संभाजी। शंभा उनके आदेश के सामने सिर झुकाते हैं और बिना कुछ कहे वो दरबार से बाहर निकल जाते हैं। राजकुमार, मैं आपकी आंखों में उठता तूफान देख सकता हूं। क्रोध को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। बुद्धि? क्या बुद्धि यही है कि मैं रायगढ़ में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह बैठा रहूं? वे मुझे अभी भी सिर्फ एक अयोग्य बालक समझते हैं जो उनके योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं राजकुमार। बस अब समझ गया मैं। अगर रायगढ़ को मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी रायगढ़ की कोई जरूरत नहीं। जा रहा हूं वहां जो मेरी शक्ति का मूल्य समझेंगे।
जनाब, आपको बाहर आना चाहिए। एक अप्रत्याशित मेहमान आया है। युवराज संभाजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। या तो मैं सपना देख रहा हूं या फिर कहीं रायगढ़ तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के लिए छोटा पड़ गया है। मैं अपनी मर्जी से आया हूं दिलेर खान। अपनों ने मेरी कदर नहीं की। उनको दिखाना चाहता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मुगल सल्तनत तुम्हारा स्वागत करती है राजकुमार। तुमने बहुत बुद्धिमानी का फैसला लिया है। इंशाअल्लाह हम मिलकर बड़े कारनामे करेंगे। संभाजी सिर हिलाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अनजानी बेचैनी झलकती है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि दिलेर खान की आंखों में वही शातिर चमक है जो किसी शिकारी की होती है जब शिकार खुद उसके जाल में चला आए। कई महीने बीत जाने के बाद मुगल सेना संभाजी के साथ दक्कन के भूपालगढ़ के किले पर आक्रमण कर देती है। भूपालगढ़ किला, जो मराठों का एक मजबूत गढ़ है, मुगलों की घेराबंदी में है, लेकिन मराठा सैनिक आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। तभी दिलेर खान बोलता है, 16 दिन हो गए और ये अभी भी झुके नहीं। लगता है अब अपने प्यादे की चाल चलनी होगी। दिलेर खान संभाजी को आदेश देता है कि उनसे जाकर कहो किले का दरवाजा खोल दे। संभाजी भी सोचते हैं कि ऐसा करने से बेवजह का रक्तपात रुक जाएगा। संभाजी किले के दरवाजे पर खड़े होकर फिरंगोजी को द्वार खोलने को कहते हैं। फिरंगोजी और उनके सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं कि युवराज दुश्मनों का साथ क्यों दे रहे हैं। फिरंगोजी भारी मन से दरवाजा खोलने का आदेश दे देते हैं। जैसे ही द्वार खुलता है, मुगल सैनिक अंदर घुस जाते हैं और अंदर रक्तपात मच जाता है। मुगलों के हाथों मराठा योद्धा एक एक कर गिरते जाते हैं। फिरंगोजी को पकड़कर दिलेर खान के सामने लाया जाता है। दिलेर खान अपने सैनिकों को आदेश देता है कि फिरंगोजी का हाथ काट दिया जाए, लेकिन संभाजी भय और क्रोध से कांप उठते हैं। वह दिलेर खान को ऐसा करने से रोक लेते हैं। बचे हुए मराठाओं को किले से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही इधर रायगढ़ में शिवाजी को यह बात पता चलती है कि संभाजी मुगल सल्तनत में शामिल हो गए हैं और अब मराठा किलों पर आक्रमण कर रहे हैं, तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और तब वह सभी किलों को आदेश देते हैं, सुन लो सब, आज से यदि कोई भी मराठा किला संभाजी को दुश्मनों के साथ देखे तो उसे भी दुश्मन समझकर तोपें दाग दो। कोई राजकुमार स्वराज्य से बड़ा नहीं है। उधर मुगल शिविर में संभाजी अपने तंबू में अकेले बैठे हैं। उनका दिमाग सुन्न हो गया है, उनके हाथ कांप रहे हैं। उनके कानों में भूपालगढ़ में मरे हुए मराठा सैनिकों की चीखें गूंज रही हैं। उन्हें अब एहसास हो गया है, न वह मुगलों के हैं और अब न मराठों के। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कुछ दिनों के बाद दिलेर खान के अत्याचार अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो पास के आम लोगों के साथ लूटपाट और हिंदू औरतों के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। और जब संभाजी ने उससे इस बात का विरोध किया तो वो भड़क उठा और बोला, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। ये बात सुनकर संभाजी अब समझ गए थे कि दिलेर खान ने उन्हें सिर्फ एक मोहरा समझा। संभाजी अब ना तो अपने पिता शिवाजी के पास जा सकते थे और ना ही मुगलों के साथ रह सकते थे। वो बड़ी ही दुविधा में पड़ गए थे कि अब करे तो क्या करें। इधर दिलेर औरंग को खबर पहुंचा देता है, शंभा अब मुट्ठी से बाहर निकल रहा है। औरंगजेब तुरंत उसको बंदी बनाने का फरमान भेज देता है। जैसे यह बात संभाजी को पता चलती है, वह तुरंत वहां से भागने लगते हैं।
संभाजी नदी पार करने के बाद घने जंगलों में पैदल सफर शुरू करते हैं। 3 दिनों का सफर तय करके बीजापुर के एक छोटे से गांव में जाते हैं, जहां संभाजी 10 दिनों तक रुकने के बाद महाबलेश्वर की पहाड़ियों को पार करते हुए पन्हाला किले पहुंचते हैं, जहां उनके कुछ भरोसेमंद साथी पहले से मौजूद थे। इस दौरान उनके मन में एक ही सवाल खटक रहा था। क्या पिताजी मुझे माफ करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे शायद। मैंने जो गलती की है, इसकी सजा तो सिर्फ मृत्यु है। यहां तक सबकी नजरों से भी गिर चुका हूं मैं। पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब कोई नहीं अपनाएगा। मैं तो आज तक असमंजस में हूं। मुझे यकीन ही नहीं होता महाराज कि संभाजी ने मुगलों का साथ दिया। आपने हमेशा उसे मराठा साम्राज्य का भविष्य समझा था, पर देखिए उसने आपके और मराठाओं का विश्वास को कैसे तोड़ा। मुझे भी यही चिंता है महारानी। अगर संभाजी लौटता भी है तो क्या मराठा साम्राज्य फिर से उसे अपना राजा मान सकेगा? महाराज, भविष्य के लिए हमारी उम्मीदें राजा राम से जुड़ी होनी चाहिए। वह अभी छोटा है, लेकिन सही मार्गदर्शन में है। वह मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल सकता है। संभाजी ने तो अपने कर्मों से अपना रास्ता खुद ही अलग कर लिया है। सोयराबाई इस मौके का पूरा फायदा उठाकर शिवाजी के मन में संभाजी को लेकर जहर घोल देती हैं। सोयराबाई के शब्द शिवाजी महाराज के मन में धीरे धीरे झर की तरह असर करने लगते हैं। उनका विश्वास डगमगाने लगता है। पन्हाला किला। संभाजी अकेले बैठकर रायगढ़ की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप और चिंता साफ झलकती है। मैं कब तक ऐसे ही भटकता रहूंगा? शायद अब वापस मुझे रायगढ़ जाना ही चाहिए। क्या पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, या मैंने सच में सब कुछ खो दिया? अब जो भी होगा देखा जाएगा। जाकर मैं माफी मांग लूंगा। इधर रायगढ़ में सोयराबाई शिवाजी को भड़का चुकी थी और उधर संभाजी वापस रायगढ़ लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। क्या कभी शिवाजी महाराज संभाजी को माफ करेंगे, या रानी सोयराबाई ने जो कहा वही करेंगे? देखेंगे अगली कड़ी में।